हेलो स्टूडेंट, आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11 का एक टॉपिक जो विमाओं पर आधारित है और विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करने का है। देखते हैं सवाल क्या है। एक सरल लोलक का आवर्तकाल है जिसका द्रव्यमान m है और लंबाई l है और गुरुत्वाकर्षण g है। हमें इन भौतिक राशियों में एक सूत्र की स्थापना करनी है। इस टाइप के जो भी सवाल दिए जाते हैं उसमें अपने को ध्यान रखना है कि एक भौतिक राशि ऐसी होगी जो यहाँ पे दिया हुआ है आवर्तकाल। आवर्तकाल का मान 3 भौतिक राशियों पर निर्भर कर रहा है। एक भौतिक राशि ऐसी होगी जिसका मान बाकी कुछ राशियों पर निर्भर करेगा। ये राशियाँ 2 या 3 हो सकती है। तो अभी के हिसाब से द्रव्यमान, लंबाई और गुरुत्वाकर्षण है। हमें इन भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना है, सूत्रों की स्थापना करनी है। देखते हैं। वो एक भौतिक राशि हम इधर लिखेंगे और समानुपाती का निशान लगा के m, l और g, a, b, c ऐसे लिखेंगे। तो एक भौतिक राशि कौन सी है? आवर्तकाल। वो किस किस पर निर्भर करती है? द्रव्यमान, लंबाई और गुरुत्वाकर्षण पर। तो इनको हम बराबर लिखेंगे, घात में लगाएंगे a, b, c। समानुपाती का निशान हटता है तो हम काम करते हैं, कोई कांस्टेंट लगाते हैं m, a, l, b और g, c। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। अब इनकी जो विमाएं होती है वो विमाएं अपने को लिखनी होती है। आवर्तकाल एक प्रकार का समय विमा होती है m0, l0, t1। द्रव्यमान आवर्तकाल में होता नहीं है, लंबाई आवर्तकाल में होती नहीं है, कि एक विमाहीन राशि है, इसकी कोई विमा नहीं होती, इसको नहीं लिखेंगे। द्रव्यमान हमारे पास है m1, मास कहते हैं। लेंथ कहते हैं a पावर लगाएंगे, लेंथ कहते हैं l1, विमा हो जाएगी। और गुरुत्वाकर्षण होता है एक प्रकार का त्वरण जो होता है वेग बटा समय या विस्थापन बटा समय का स्क्वायर, l1 t - 2। इसको ऐसे ही रहने देते हैं t1 और इसको सॉल्व कर लेते हैं। पावर के ऊपर पावर हो, घात के ऊपर घात हो तो घातों का गुणा हो जाता है। यहाँ लिखेंगे m की पावर a इंटू 1, a लिखेंगे, l इंटू b, b आ जाएगा। यहाँ पे 1 इंटू c, तो l की पावर क्या आ जाएगा? c, और t की पावर आ जाएगा -2c। तो ये हमारे पास ये भी। यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पे आधार समान है। आधार समान है तो इन घातों को जोड़ दिया जाएगा। अगर इन घातों को जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? m1 आवर्तकाल का तो रहेगा m1, l2 और t - 2। m0, l0 और t1 ये रह गया आवर्तकाल का। और m a हो गया, l b प्लस c हो गया। आधार समान है तो घातें जुड़ गई। और t का क्या हुआ? t का हो गया -2c। तो अब यहाँ देखें, m के ऊपर घात कितनी है? 0। इधर m के ऊपर घात कितनी है? a। तो घातों की तुलना करेंगे। क्या करेंगे? घातों की तुलना से हमारे पास इक्वेशन आएगी a = 0। a की जगह हम 0 लिखेंगे, b प्लस c बराबर रहेगा 0, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3। और -2c की वैल्यू रहेगी हमारे पास ये 1। t के ऊपर कितना है? -2c। और t के ऊपर कितना है? 1। तो इसको हम 1 लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 4। a की वैल्यू डायरेक्ट हमारे पास 0 आ जाती है। और b और c की जो वैल्यू है वो हमारे पास b प्लस c की वैल्यू 0 है। तो अगर हम यहाँ से c की वैल्यू निकालना चाहें तो हमें b चाहिए, और b की वैल्यू चाहिए निकालना है तो हमें c चाहिए। तो हम यहाँ से क्या करेंगे? -2 समीकरण 4 से, समीकरण 4 से हम क्या करेंगे कि -2c = 1, -2c = 1। तो इससे हमारे पास c = 1/2। c का मान हम कहाँ रखेंगे? समीकरण यहाँ देखो 3 में रखेंगे। तो 3 में अगर रखते हैं तो हमारे पास आता है b -12 = 0। तो b = आ जाता है हमारे पास प्लस का हाफ। ठीक है,
इस तरह से हमारे पास ए की वैल्यू आई 0, बी की हाफ और सी का -12। ये रख देते हैं यहाँ पे। तो ए की वैल्यू हमारे पास है 0, बी की वैल्यू कितनी है, हाफ है, ए इक्वल टू 0, बी इक्वल टू हाफ और सी इज इक्वल टू -12। तो समीकरण 1 में ए बी के मान रख देते हैं। तो t इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास कोई कांस्टेंट और यहाँ पे m, l और g, इनके ऊपर था a का 0 रख दिया हमने, b की जगह हाफ रख दिया और c की जगह -12 रख दिया। c की जगह क्या रख दिया, -12। तो t इक्वल टू हो गया m। ये जो k है इसकी वैल्यू हम हटा देते हैं क्योंकि k एक सीमाहीन राशि है। तो m की पावर 0 होता है वो 1 होता है, इसे हम 1 लिख देते हैं। ये हो जाता है हमारे पास l की पावर हाफ और ये हो जाता है अपॉन में चला जाएगा -12। ये नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं, t इक्वल टू हमारे पास रहेगा k। इस 1 को लिखने की जरूरत नहीं, इसकी जगह हम लिख सकते हैं √l और इसकी जगह लिख सकते हैं √g। हमें ध्यान रखना है किसी की पावर हाफ हो तो हम उसे √x लिख सकते हैं, इसे एक सूत्र की तरह याद रखना है। ठीक है, तो फाइनली रिजल्ट आता है हमारे पास k √l/g, जहाँ पे k की वैल्यू एग्जैक्ट हमें पता नहीं है। बाकी विमाओं की सहायता से हमने, विमीय समीकरणों की सहायता से हमने t, l और g में निष्कर्ष क्या है, यहाँ पे k की जो वैल्यू होती है वो होती है 2π। तो हम इसको लिख सकते हैं t इक्वल टू 2π√l/g। अगर सवाल ये आता है हमारे पास कि सिद्ध करो कि सरल लोलक का आवर्तकाल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, तो भी हमें यही करना है क्योंकि इस फॉर्मूले में देखो द्रव्यमान नहीं आता है। दूसरा, हमने आवर्तकाल का फॉर्मूला जो है वो डिराइव कर लिया है, सिद्ध कर लिया है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।